Students, today we will discuss about some MCQ type questions based on the chapter units and measurements. First question, which of the following represent the correct dimensions of the coefficient of viscosity? हमें यहाँ पर बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का करेक्ट डायमेंशन क्या है। तो देखिए, किसी का भी डायमेंशन हम तभी ये कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसका हमें फार्मूला पता होगा। विस्कोसिटी का न कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा ईटा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बस फार्मूला अगर हमें पता रहेगा तो आसानी से अब हम क्या करेंगे, सबका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे। फोर्स का क्या होता है mL/-2। डिस्टेंस का क्या होता है L होता है। एरिया का क्या होता है L² होता है। वेलोसिटी का L⁻⁻1 होता है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻⁻1। सॉल्व तो कर लेंगे सभी लोग इजीली कर। यल यहाँ पर है, यहाँ पर यल है, L⁻1 L⁻2 हो जाएगा। यहाँ पे L⁻2, यहाँ पे L⁻1 L⁻3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो 2 - 3 -1 बचेगा। T⁻⁻2 T⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा -2 + 1 T⁻⁻1 बचेगा। m⁻1 बचा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, m। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, mL⁻⁻1 T⁻⁻1। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, डायमेंशंस ऑफ 1/μ0ε0 वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। जहाँ पे μ0ε0 की यूजुअल मीनिंग है। यूजुअल मीनिंग का मतलब μ0 हमारा क्या है, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसका भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/μ0ε0 क्या होता है, ये c² के बराबर, जहाँ पर c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में। ठीक, अब वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का क्या होता है L⁻⁻1 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L⁻2 T⁻⁻2। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, L⁻2 T⁻⁻2। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्या दिया, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनके डायमेंशंस इक्वल हैं। तो अब इसके लिए हमें डायमेंशन 1 बाई 1 फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम टॉर्क एंड वर्क का करते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ लाइंस। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक, फोर्स का क्या होता है mL⁻⁻2, डिस्टेंस का क्या होगा L होगा, तो कितना हो जाएगा mL⁻2 T⁻⁻2। टॉर्क का तो हो गया mL⁻2 T⁻⁻2। अब हम वर्क का कैलकुलेट करते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस फार्मूले में, अब यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस फार्मूले में जो टॉर्क हमारा था
उसका फार्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वही डिस्टेंस का। इसका मतलब वर्क और टार्क दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारा ये तीसरा जो है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ए ऑप्शन, टार्क एंड वर्क। तो आगे हमें बाकी ए का कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, कि किसका डायमेंशन, दो जो पेयर दिए गए हैं किसके डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अभी हम देखें कि वर्क एंड टॉर्क का तो बराबर था ही। तो सबसे पहला चेक करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेक करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो यम आर स्क्वायर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का यम हो जाएगा, आर डिस्टेंस है तो यल स्क्वायर, तो यम यल स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, यम यल टी पावर -2, डिस्टेंस का यल, तो कितना हो जाएगा, यम यल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक, तो पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन था वो क्या आ गया, यम यल स्क्वायर आ गया। और मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, यम यल स्क्वायर टी पावर -2। दोनों डायमेंशन क्या हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। फिर पूछा गया है कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम नहीं होगा। तो पहला टार्क एंड वर्क, तो अभी हम ऑलरेडी तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि टार्क और वर्क दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फिर से इसे चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अब नेक्स्ट सेकंड को चेक करते हैं, मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम बराबर m/v होता है, m का कैपिटल M, v का LT पावर -1। तो मोमेंटम का ये हो जाएगा। प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है उसका क्या होता है, एनर्जी E बराबर h न्यू होता है फार्मूला। ठीक, अब हम यहाँ से h बराबर हमें क्या मिल जाएगा, E/न्यू हो जाएगा। ठीक, अब E क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का क्या होता है, देखिए अगर एनर्जी का आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, वो डायमेंशनल फार्मूले सबके सेम होते हैं। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप किसी एक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लीजिए और उसी को लिख दीजिए। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का m, v² का L² टी पावर -2 हो जाएगा, अपान न्यू जो है, न्यू का क्या हो जाएगा, न्यू का होता है 1/t। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, ml² टी पावर -1 आ जाएगा। ये जब ऊपर आएगा तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि -2 + 1 हो जाएगा तो एक पावर कम। अब क्या आ गया, ml² टी पावर -1, और यहाँ पे क्या है, ml टी पावर -1। तो यहाँ पे सिंगल पावर है, यहाँ डबल पावर है। इसका मतलब मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट जो हैं उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट फार्मूला पाँचवें का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डोनेट्स द डायमेंशंस ml² q पावर -2।
वेयर Q डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो ये यूनिट्स हैं वो यूनिट्स किसकी यूनिट्स हैं। जैसे पहला जो दिया गया है वो हेनरी, हेनरी किसकी यूनिट होती है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक, तो इंडक्टेंस का फार्मूला हम लिखेंगे, इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन करंट अपॉन टाइम। ठीक, अब ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, इनटू ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो टाइम इनटू टाइम अपॉन करंट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क का डायमेंशन रखेंगे, चार्ज का, टाइम का, करंट का। अब देखिए चार्ज का डायमेंशन करंट इनटू टाइम के फॉर्म में हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल Q लिख रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्ट चार्ज का Q लिखेंगे और करंट को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, Q में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL² T⁻², टाइम का T हो जाएगा, चार्ज का Q हो जाएगा, करंट का चार्ज अपॉन टाइम होता है Q अपॉन T हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, mL² Q⁻², और यही दिया गया था। तो इसका मतलब जो ये डायमेंशनल फार्मूला दिया गया है वो किसके लिए है, हेनरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो 6 का कौन सा सही होगा, ए सही होगा। सेवंथ देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT एंड C आर गिवन एज। अब यहाँ पे चार्ज को किससे दिखा दिया गया है, C से दिखा दिया गया है। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT एंड C आर गिवन एज, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायमेंशन MLT और C के फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर कोई L लेंथ का कोई एक कंडक्टर, अगर एक हम कंडक्टर लिए जिसकी लंबाई कितनी है, L है, जिसमें करंट कितना फ़्लो हो रहा है, I करंट फ़्लो हो रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं तब उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है F बराबर वो होता है हमारा L इंटू I इंटू B। ठीक, अब बस इसी से हमें B की वैल्यू निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, F अपान L इंटू I हो जाएगा। तो B बराबर क्या आ गया, F अपान L इंटू I। बस अब सबका F का फार्मूला, F का डायमेंशनल फार्मूला हम रख देंगे mL⁻²। ठीक, L लेंथ है, L रहेगा, I करंट है, करंट को हम क्या लिखेंगे, चार्ज अपान टाइम, मतलब, और चार्ज को यहाँ पे किससे दिखाया जा रहा है, C से। ठीक, तो C⁻⁻1। अब इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, एक L यहाँ, दोनों L आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। T⁻², T⁻1 ये ऊपर जाएगा तो T⁻² प्लस 1 कितना बचेगा, -1 बचेगा। C ऊपर चला जाएगा, C⁻⁻1। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, MLT और C के फॉर्म में mT⁻⁻1 C⁻⁻1। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, C ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स
23.023, 0.003 एंड 2.1 इंटू 10⁻³ अब देखिए पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम जानते हैं कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसलिए जो पहला है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5 होंगे। तो पहले में 5, दूसरे में हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 होगा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर नहीं है, जीरो है, और पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो दूसरे में सिर्फ कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, 1 है। फिर तीसरा जो है उसमें 2.1, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि जो 10 के पावर होता है वो कैलकुलेट नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहले में 5, दूसरे में 1, तीसरे में 2, तो 5, 1, 2, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट and the voltage difference applied across it. If the percentage error in the measurement of current and the voltage difference are 3% each, then error in the value of resistance of wire is. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो वोल्टेज और करंट हम मेजर कर रहे हैं उनमें जो एरर कैलकुलेट हो रहा है वो परसेंटेज में कितना है, मतलब डेल्टा V/V इंटू 100% की वैल्यू कितना दिया गया है, 3%, डेल्टा I/I इंटू 100% की वैल्यू कितना दिया गया है, 3% की। दोनों कितने कितने हैं, 3% हैं। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि उसके रजिस्टेंस में कितना एरर होगा रजिस्टेंस के मेजरमेंट में। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, V/I, या इसको हम VI⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक, और हम बताए थे प्रीवियस क्लासेस में कि अगर केवल एरर हमसे पूछा जाए, मैक्सिमम मिनिमम कुछ ना कहे, तो हमेशा हम मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए डेल्टा R/R इंटू 100% जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V/V इंटू 100% प्लस डेल्टा I/I इंटू 100%। क्लियर, बस दोनों की वैल्यू रख देंगे। दोनों की वैल्यू क्या है, 3% प्लस 3%। तो ये एरर कितनी हो जाएगी रजिस्टेंस के मेजरमेंट में, 6% एरर होगी। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। फिर क्या दिया गया, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज T = 2π√L/G, measured value of L is 20.0 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillations of pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. The accuracy in the determination of G is, तो उसके डिटर्मिनेशन में जो एक्यूरेसी होगी वो कितना होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, सबसे पहले इस फार्मूले से हम जी का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जी की वैल्यू में जो परसेंटेज एरर होगी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, T = 2π√L/G। ठीक, हमें G की वैल्यू निकालना है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, 4π² L/G हो जाएगा। तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी, G बराबर, G को इधर है और इसको इधर भेज देंगे, 4π² L/T²। तो G की वैल्यू आ गई। अब देखिए 4π² ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसके डिटर्मिनेशन में कोई गलती नहीं हो सकती है। तो केवल हमें क्या मिलेगा, L⁻², केवल इतने में एरर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब डेल्टा G/G जो होगा इंटू 100%, वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा
एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस जो 2 पावर था वो इधर आ जाएगा इंटू 100%। ठीक, अब हमें इन दोनों की वैल्यू, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों की वैल्यू सीधे सीधे दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज़ को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सबसे पहले अब हम डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एल की वैल्यू कितना दिया है, एल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20.0 सेंटीमीटर। ठीक, रेजोल्यूशन कितना दिया गया है 1 मिलीमीटर। तो जो रेजोल्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, डेल्टा एल होगा। ये कितना दिया 1 मिलीमीटर। तो देखिए जो यल है वो सेंटीमीटर में है, रेजोल्यूशन मिलीमीटर में, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। डेल्टा एल की वैल्यू आ गई, तो आसानी से अब हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100%, इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं 0.1 अपान 20 इंटू 100। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 5%, 0.5, ये 0.1 है ना, तो 0.5%। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब बचा क्या हमारा, डेल्टा टी अपान टी की वैल्यू। तो डेल्टा टी अपान टी के लिए क्या दिया गया है कि 100 ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, कितने टाइम में, 90 सेकेंड में हो रहे हैं। ठीक, तो 100 ऑक्सीलेशन 90 सेकेंड में हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीलेशन होने में कितना टाइम लगेगा, या कोई दिक्कत नहीं है, इसी से कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि टोटल टाइम हमारा कितना दे दिया गया है। क्योंकि जब यहाँ डिवाइड करेंगे एक के लिए, तो जो रिजोल्यूशन है उसको भी एक के लिए हमें करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं। टी की वैल्यू कितना दे दिया 90 सेकेंड, डेल्टा टी रिजोल्यूशन कितना दे दिया, रिजोल्यूशन दिया है 1 सेकेंड। ठीक, बस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, डेल्टा टी की वैल्यू 1 अपान 90 इंटू 100%। ठीक, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। ठीक, अरे ये इससे कैंसिल, फिर 9 1 जा 9, फिर 10 9 1 जा 9, इनसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम केवल इतना 1.11 ले लेते हैं। ठीक, बस अब दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा जी अपान जी इंटू 100% बराबर डेल्टा एल अपान यल इंटू 100%, जिसकी वैल्यू कितना आई थी 0.5 आया था, प्लस 2 इंटू 1.11। ठीक, तो 0.5 प्लस 2.22। ठीक, तो कितना आ जाएगा 2.72। ठीक, लेकिन अब देखिए 2.72 आ गया, लेकिन क्या आंसर में कहीं पे दिया है 2.72, नहीं दिया गया है। तब हम क्या करेंगे कि इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 2 को हटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं। 7 को हटाएंगे क्योंकि ये 5 से कम था, 5 से कम था, तो इसलिए 2 को हटाएं तो कोई नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब हम 7 को हटाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 3%। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी सही है, 3%। क्लियर।